हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अब हम लोगों के पेपर की डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो क्या है कि अब हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। चलिए, देखिए अब हम लोगों का जो जो है ये जो प्रैक्टिस सेट आप सामने देख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे, ये प्रैक्टिस सेट आने वाले एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है कि ये उस तरीके के प्रश्न इसमें हैं जो हम लोगों के एग्ज़ाम में आ सकने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस को मैं कहीं न कहीं से समेट के लाया हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, एसएमएस का अर्थ है क्या? एसएमएस, इसका अर्थ पूछा गया है क्या है। देखो, इसका अर्थ होता है, एस से होता है शॉर्ट, एम से होता है मैसेजिंग और फिर एस से होता है सर्विस। यानी कि इसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ये तीन चीज़ों का मिलके बनाते हैं क्या? एसएमएस। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। देखिए, अब इसमें क्या है कि आंसर जो है आपको देखिए नहीं दिए गए हैं। तो अब इसमें मैं जब भी क्वेश्चन बोलूँगा तो कुछ पॉज करूँगा, उसके बाद आप लोग अपने आप को जब देखिएगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे पढ़ रहे होंगे तो आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद अब देखिए पेपर नहीं है, अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तो इसलिए अब आपको इसमें जो क्वेश्चन आपके इसमें अटेम्प्ट करने के बाद में जो बनना हो, आप लोग एग्जैक्टली बिल्कुल सही तरीके का वो लोग आप लोग इसमें कम बताइएगा के कमेंट में। तो वहाँ से आपको और मुझे दोनों को आइडिया लगेगा कि कितना अभी और ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मत करिएगा कि मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप मुझे आंसर टिक करिए और टिक करने के बाद सही और गलत में आप मुझको बताइए कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितने सही हुए और कितने गलत। एक और बात, अगर आप लोग ये वाले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग संभावित आने वाले प्रश्नों की जो श्रृंखला है, अगर ये आप लोग ये है क्या करते हैं इसको, अगर लाइव करना चाहते हैं, ठीक, अगर ये आप लोग लाइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं इसका पोल डाल दूंगा। अगर आप लोग ये कंप्यूटर का पार्ट जो है अगर लाइव करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, मैं इसको लाइव करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काम्बोल लिखा हुआ है, वैसे ये एक तरीके का क्या लिखा है, ये कोबोल लिखी हुई है, COBOL, ये कोबोल लिखी हुई है। कोबोल हमारी क्या होती है? कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ये। ठीक है, CO से कॉमन होता है, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज। सॉरी, मैं भूल गया था, इसमें थोड़ी देर के लिए मैं पॉज लूँगा जिससे आप लोग इसको सही और गलत को टिक कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, ऑप्शन ए एन एल जेनरिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, C है एलजेत्रिक लॉजिक यूनिट, लोकल यूनिट, और चौथा क्या है? अर्थमेटिक लोकल यूनिट। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इतने बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? नंबर 1 सिलिकॉन, 2 तांबा, C स्टील, D प्लास्टिक। चलिए बताइए जल्दी से किसकी बनी हुई होती है? ठीक, ये होती है हमारी सिलिकॉन की। ठीक, चलिए 5 नंबर में क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। A CD को, B CPU को, C फ्लॉपी डिस्क को, D मॉनिटर को। किसको कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं हमारे CPU को। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। ठीक, चलिए 6 नंबर, इनमें से अलग पहचानना है कि इनमें से अलग क्या है। चलिए, A है भंडारण टेप स्मृति, B है चुंबकीय डिस्क स्मृति, C है हमारा ऑप्टिकल डिस्क स्मृति, और D क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से अलग क्या है। ठीक, देखिए इसका जो जो अलग हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क स्मृति। ये जो है ऑप्टिकल डिस्क स्मृति इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो भंडारण टेप स्मृति ये हमारा इसी के अंतर्गत आता है। चुंबकीय डिस्क स्मृति ये भी हमारा ऑप्टिकल। देखो होता क्या है, ऑप्टिकल डिस्क स्मृति क्या है?
ठीक है। और तो ये जो होती है ये हमारी एक तरीके की भंडारण यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस होती है, और ये सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ की जाती है ऑप्टिकल डिस्क स्मृति, तो इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में द्विधारी संख्या का आधार क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 2, बी है 16, सी है 8, डी है 10। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर होगा 2। इसका आधार क्या होता है 0,1। ये हमारे बाइनरी नंबर का या द्विधारी का जो संख्या होती है उसका आधार ही 0 और 1 होता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है। फिर 8वां क्या है, कौन कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये हम लोग अभी 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज कर रहे थे तो उसमें कई इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे कि इसका पिता कौन है, इसका जनक कौन है, इस तरीके से। चलिए, ए है चार्ल्स बेबेज, बी है ब्लेज पास्कल, सी है हेलिथ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक, अब देखिए हमारा जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, कैसे कंप्यूटर होते हैं पहली पीढ़ी के। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, बी है वैक्यूम ट्यूब, सी है LSI और डी है VLSI। ठीक, तो अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनमें क्या यूज किया गया था। ठीक है, देखिए इसको यूज किया गया था, ये वैक्यूम ट्यूब में यूज किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, CPU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके लिए हम लोगों को सारे आंसर देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर भी ए है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम लोगों को यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए जाएँ, कह दिया जाए आपको बाकी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इसमें से दोनों में से क्या सही लगाएंगे। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बी नंबर। देखिए रात में कुत्ते जो है इतनी तेज़ भौंक रहे हैं कि ये अच्छा खासा आदमी, सोता हुआ आदमी भी जाग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्लास A IP एड्रेस सबनेट मास्क क्या है। हमसे ये पूछा जा रहा है, ये कह सकते हैं कि जो क्लास A में IP एड्रेस यूज किया जाता है उसका मतलब पैटर्न क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए इसमें ए में दे रखा है 255.255.00 फिर बी में है 255.0.0.0, तीसरे में 255.255.255.0, फिर क्या है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस तरीके का, याद रखिएगा अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक कराए हैं 20 से 22, उन सभी में देखिएगा जाके किसी न किसी एक में आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा IP एड्रेस के मास्क से रिलेटेड। चलिए क्लास A का IP एड्रेस जो है कैसा होता है। ठीक है, देखिए याद रखिए जब भी कभी IP एड्रेस आएगा क्लास A की बात करेगा। ठीक है, तो जो क्लास A की बात होती है उसमें हमेशा याद रखिएगा ऐसे ऐसे करके 3 जो है पहले होंगे, फिर एक आएगा, फिर उसके बाद ये एक आएगा, फिर उसके बाद एक, यहाँ पे 3 कैरेक्टर, यहाँ पे 1 कैरेक्टर, फिर 1 कैरेक्टर, फिर 1 कैरेक्टर। तो देखिए इसमें किस इस तरीके से आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये बी वाले ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है STTP का पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए, ए है 80, बी है 21, सी है 25, डी है 1024। ठीक, चलिए बताइए STTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक, देखो ये जो STTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 80। देखिए ये क्वेश्चंस ये मैं इसलिए भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या है चैप्टर वाइज या मिक्स क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उसमें उस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सारे चैप्टर्स का मिक्सअप मिलेगा और इसमें क्या है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको क्वेश्चन मिले, ऐसे उम्मीद करके ये पेपर बनाया गया है। ठीक है,
तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को पूरा देखिए और क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व कीजिए और उसके बाद में अपने जो भी नंबर आपके बने नेगेटिव करने के बाद में वो आप लोग ईमानदारी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे अपने आप को जज करके 20 नंबर्स यहाँ पे नहीं ला रहे हैं नेगेटिव करके, तो देखिए यहाँ से फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप यहाँ से क्या है कि अगर ज़रा सा गड़बड़ हुए तो फिर पूरा नंबर आपके पास चले जाएंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोगों को अब लापरवाही नहीं करनी है और जो भी करना है ईमानदारी से करना है। चलिए 13 नंबर, आईपी एड्रेस यानी कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल किन दो भागों से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो चलिए बताइए। ए है होस्ट और सर्वर, बी है होस्ट और एड्रेस, सी है होस्ट और नेटवर्क, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि ये किन दो भागों से मिलकर बना होता है आईपी एड्रेस। ठीक, देखिए आईपी एड्रेस जो मिलकर बना हुआ होता है वो हमारा होस्ट एंड नेटवर्क से मिलकर बना होता है। किससे? होस्ट एंड नेटवर्क से। चलिए ठीक है, अभी तक देखिए 13 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको यहाँ से कुछ सही और गलत भी मिल गए होंगे। तो आप लोग जब भी ये सेट पे ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद आप उसको जो है सॉल्व करने के बाद अपने कमेंट में ऐसे बताइए कि राइट के लिए आर, कि जैसे मान लिया आपके राइट थे 30 और रॉन्ग हुए, रॉन्ग के लिए डब्लू। ठीक है, रॉन्ग कितने हुए हमारे? मान लिया रॉन्ग हमारे हुए 12। ठीक है, तो उसके बाद में बचे हुए कितने हैं, तो टोटल के लिए टी बना देना और उसके बाद में लिख देना आप कि हमारे जब इसमें से 3 और निकल जाएंगे तो बचेंगे 27। तो इसका मतलब है आप पास हो गए। तो ऐसे ही करके आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने इसमें कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने नेगेटिव हुए, उसके बाद में नेगेटिव करने के बाद इतने बचे। देखिए आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन होगा तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ISDN का पूरा नाम क्या है? ठीक, चलिए ए है इंटरनेट डिजिटल सर्विस नेटवर्क, बी है इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क, सी है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेम, फिर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 14 का क्या सही होगा? ठीक है, देखिए 14 का सही हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। देखिए मैंने बताया था कि जब ISDN में इंटीग्रेटेड आता है, अब देखिए इनमें से जिसने भी अगर हमारे पुराने वीडियो देख रखे हैं, पुराने सेट पेपर देख रखे हैं, तो उसको पता होगा कि ये इंटरनेट से नहीं, यहाँ पे इंटरनेट जहाँ पे भी दिखे काट दीजिए, या कुछ भी इंटीग्रेटेड आपको ढूंढना है। अगर इंटीग्रेटेड वाले चारों हैं फिर उसके बाद डिजिटल सर्विस नेटवर्क, तो ये देखना है। मेन चीज़ ये होती है, इसीलिए जो प्रैक्टिस सेट जिन्होंने पुराने लोग हैं उन्होंने प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं, उनको आसानी हो जाएगी ये करने में। चलिए 15 नंबर, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कोएक्सियल कंबल, 2 है फाइबर ऑप्टिकल कंबल, तीसरा है माइक्रोवेव सर्किट, चौथा है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, तो ठीक है जल्दी से बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, फाइबर। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये सब क्या है, ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले जो हैं उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं ब्रॉडबैंड के लिए। ठीक, फिर 16 नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि FIFO शेड्यूलिंग इनमें से क्या है? ये भी क्वेश्चन मेरे उसमें कंट्रोल उसमें आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को जो भी मैंने कराए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक जो हम लोग नए हमसे नए जुड़ रहे हैं, वो एक बार जाके पुराने सेट पेपर्स जो पढ़े हैं आप लोग एक बार को उसको ज़रूर देखिए। देखिए उसको आप 1.5x पे करके देख लीजिए, 2x पे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। उस क्वेश्चन से आपको आने वाले पेपर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग इनमें से किस में होता है? देखो प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग में, नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग में, फेयर शेयर शेड्यूलिंग में और डेडलाइन शेड्यूलिंग में। तो देखिए ये किस में होता है? ठीक है, देखिए जिनका आंसर सही आया वो भी ठीक है, जिनका नहीं आया वो लोग देख लीजिए। ये फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमको मिलता है फेयर शेयर शेड्यूलिंग में मिलता है। चलिए 17 नंबर पेज है, 17 नंबर क्वेश्चन है, जब पेज की शुरुआत हो तो उसे मेमोरी में लाने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो पहला है डंक लॉक, दूसरा है पेज फॉल्ट, फिर तीसरा है डिमांड पेजिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा डिमांड पेजिंग होता है, जब उसे मेमोरी में लाने की प्रक्रिया जो होती है उसे डिमांड पेजिंग कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बैंकर एल्गोरिदम का इनमें से क्या इस्तेमाल है? ठीक है, बैंकर एल्गोरिदम का पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल है। ठीक, देखिए पहला है डेड लॉक सही करना, डंड लॉक खोजना, डंट लॉक
से बचना और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो जब बैंक एल्गोरिदम, ये बैंक एल्गोरिदम का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर होता है डेडलॉक से बचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है कहलाता है, क्या कहलाता है? पेजिंग, प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी या डिमांड पंच पंज कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है। ठीक, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा होता है? प्रोसेस। तो वो प्रोसेसिंग में होता है। जब भी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होगी तो वो प्रोसेसिंग में हो रही होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस। चलिए MS DOS में प्राइमरी मेमोरी को ठीक है, अब ठीक है पेज। MS DOS में प्राइमरी मेमोरी को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है ए, बी है बी, सी है सी और डी है डी। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी। इसको सी से दर्शाते हैं। चलिए 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? क्यू इनमें से क्या है? ठीक है, क्यू के लिए पूछा जा रहा है। पहला है फीफो, दूसरा है लीफो, तीसरा है ऑर्डर एरे, चौथा है लीनियर ट्री। ठीक, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। ठीक, क्यू की बात कर रहा है तो क्यू याद रखिएगा फीफो यानी कि फेयर इन फेयर आउट में होता है जो। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका पीछे फीफो की फुल फॉर्म देखी थी क्या थी, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यू इनमें से किस में होता है? फीफो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या हो जाएगा? रिकर्शन के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, रिकर्शन के लिए पहला है क्यू, दूसरा है स्टैक, तीसरा है एरे और चौथा है लिस्ट। तो देखिए रिकर्शन, देखिए ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें टिपिकल लग रहे होंगे क्योंकि ये नए क्वेश्चंस है, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनमें आप लोग कहीं भी ढील मत करिएगा, पेपर भी लगभग ऐसा ही बनेगा। उसमें आपको बहुत हलवा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अभी तक हम लोग जो है चैप्टर वाइज कर रहे थे, तो चैप्टर वाइज में क्या होता था कि 50% आपको बहुत पहले से पता हुआ होता था। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं, तो मिक्सअप में क्या होगा कि आपको इतना हलवा पेपर नहीं मिलेगा। और जो पेपर आप लोग अभी देख रहे हैं, पेपर का लेवल ऐसा ही आपको मिलेगा और उसमें आपको सही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें आप आइए, प्रैक्टिस कीजिए आके, जहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसमें जितने सही हो रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे आके बताइए इतने सही हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस में रेगुलर रहिए। बाकी आज थोड़ा सा कुछ काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से आपके फुल लेंथ के पेपर जो हैं तैयार नहीं हो पाए हैं। और उसके लिए जो है अब जहाँ तक आपको कल मिल पाएगा वो सेट पेपर, तो चलिए कोई नहीं, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि जितना भी जल्दी हो सके फुल लेंथ के पेपर आप लोग लगाइए। देखिए घर में आप टेस्ट दीजिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे, कहीं भी गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी आपको अगर फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट कोई भी लगवा रहा हो, आप उसको ज़रूर देखिए। उससे एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व करने के नए तरीके मिलेंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए रिकर्सन के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है? क्यू, स्टैक, एरे या लिस्ट का? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है क्यू का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं? ठीक है, अब हमसे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो स्टैक, क्यू, लिंक, लिस्ट या ट्री, इनमें से कौन जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है एक? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, देखिए ये आंसर हो जाता है हमारा इसका ट्री। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे ट्री होता है, एक ऐसे करके मेन होता है, उसके बाद उसकी ऐसे शाखाएं निकली हुई होती हैं। तो ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्री बन जाता है। ठीक है, फिर 24 नंबर देखिए, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कौन सा कार्य करता है? ठीक है, देखो रीड करता है, राइट करता है, एग्जीक्यूट करता है या दोनों, ए और बी दोनों करते हैं। तो माइक्रो सीक्वेंसर जो होता है वो जल्दी से बताइए क्या करता है?
ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम जो सीक्वेंसर होगा वो आपका रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। वो एग्जीक्यूट का कुछ नहीं है, लेकिन रीड एंड राइट दोनों करेगा। तो याद रखिएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए 25 नंबर क्या है, 8 बिट का युग्म क्या कहलाता है। 8 बिट का जो युग्म होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें से, बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, 8 बिट का जो युग्म होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बाइट। ठीक, फिर 26 नंबर, इनमें से किसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए, इनमें से किसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी। इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस या उपयुक्त सभी। चलो जल्दी से बताइए कि किसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए इनमें से सभी को होगी। आपके इमेजेस जो होंगे, अच्छे कैमरे से आप फ़ोटो खींचिए, वो 20-20, 25-25 एमबी की फ़ोटो बनती हैं। ग्राफिक्स, जब ग्राफिक्स अच्छे होंगे तो वो मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। वॉइस क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको रिकॉर्ड करके कभी देखिएगा ऑडियो क्वालिटी में, जब आपकी बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी लेंगे तो उसमें भी आपको अधिक मेमोरी ही चाहिए होगी। तो तीनों इसके लिए सही हो जाएंगे। ठीक, 27 नंबर, किसी वेब पेज का पहला पेज इनमें से क्या कहलाता है। ठीक, डिजाइन पंच, होम पेज, पहला पंच और मेन पेज। जल्दी से बताइए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज। चलिए एक एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जो इसका जो प्रिंट है आपके लिए, इसका जो फ़ॉन्ट है वो सही है या उसको थोड़ा सा और ऐसे करके बड़ा किया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं बड़ा करना तो अगली जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो थोड़ी सी बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसको बड़ा करना है या इतने में आप लोग कंफर्टेबल हैं। अगर इतने में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको बड़ा कर दिया जाएगा। चलिए, CSS का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए CSS का पूरा नाम क्या होता है। कंसोलिडेट स्टाइल सीट या कस्टम स्टाइल सीट या कस्टमर स्टाइल सीट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या इसका सही नाम होता है, फुल फॉर्म क्या होती है CSS की। ठीक है, इसकी सही फुल फॉर्म होती है कंसोलिडेट स्टाइल सीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29, STTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूरा नाम क्या होता है। देखिए ये तो अब आप लोग मेरे हिसाब से इसको गलत मत करिएगा, बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये तो पहले में मिल रहा है लेकिन फिर भी बाकी देख लीजिए। हाइपर टेन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टरबाइन प्रोटोकॉल। देखो इसमें टरबाइन आ गया गलत, यहाँ पे 10 है गलत। इनमें से कोई नहीं तब सही होगा जब ऊपर वाला सही नहीं होता, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किसी HTML डॉक्यूमेंट का शुरू, स्टार्टिंग, एंडिंग का टैग क्या होता है। ठीक, जल्दी से बताइए। ये लेस देन, हेड, ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ये स्लैश, हेड, ऐसे। तो देखिए सारे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ABCD आपके सामने है। जल्दी से बताइए इसमें से सही क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें से जो सही होगा वो आपका ये सही होगा। जो HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग जो एंडिंग टैग होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक, चलिए 31 नंबर क्या है, इनमें कौन सा MS ऑफिस में एक खास प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है, ऑफिस आर्ट है, क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है या पेंट आर्ट है। ऑफिस में बात कर रहा है, MS ऑफिस में खास प्रोग्राम कौन सा है। तो चलिए, ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या पेंट आर्ट। चलिए ABCD क्या सही होगा। ठीक, देखिए इसका वर्ड आर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर, इनमें सॉरी, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वरना ये कट जाएगा। ठीक, इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस MS ऑफिस पैकेज के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस MS ऑफिस पैकेज के साथ। ठीक है, स्कैनर, लाइट पेन, माउस पेन और जॉयस्टिक। ठीक, अब जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, ABC या D। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारी किस लिए होती है, गेम वगैरह खेलने के लिए होती है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए MS ऑफिस 2000 में वेब डिजाइनिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन A MS वर्ड, B फ्रंट पेज एक्सप्रेस, C फ्रंट पेज 2000 और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
जिनका भी सी आंसर है बिल्कुल सही है। फ्रंट पेज 2000 होता है क्योंकि ये MS ऑफिस 2000 की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, इनमें कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज MS ऑफिस में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हम लोग कई बार भी अटेम्प्ट भी कर चुके हैं इससे पहले भी, और लिब्रे ऑफिस में भी हम लोग इसका देख चुके हैं कि कौन सा कम न्यूनतम और कौन सा अधिकतम होता है। चलिए, ए है 10,100, 20,250, 10,500 और 10,1000। चलिए, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? MS ऑफिस की बात कर रहा है, तो ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,500 इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35, इनमें से कौन सा एक पंच ओरिएंटेशन है? ठीक है, चलिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, यानी कि लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, गटर और केवल ए और बी, इनमें से एक पेज का ओरिएंटेशन पूछ रहा है। ये पंच नहीं, पेज लिखा है। क्या है ये पेज लिखा है, ठीक है, पा के ऊपर ए की पाई लिखी है, ये पेज लिखा है। पेज ओरिएंटेशन पूछा गया है कि इनमें से कौन एक पेज ओरिएंटेशन है। तो पेज का ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। कैसा कैसा? एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक, फिर लिखा है C++ हेडर फाइल जो इनपुट आउटपुट हैंडल करता है, ये क्या होता है? आईस्ट्रीम .h, IOMARIPH.string.h, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, देखिए, ये आप लोग हो सकता है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बता पाएगा। देखो, बताने को तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसको बता देंगे, लेकिन ये हम लोगों के आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये C++ का है और ये हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ही उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए 37 नंबर, इनमें से कौन सा रन टाइम का बाउंड किया जाता है? रन टाइम पर बाउंड किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। स्टैटिक क्लास, वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन और इनलाइन फंक्शन, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 वाले में। रन टाइम पर बाउंड किया जाता है, क्या बाउंड किया जाता है? A, B, C या D? ठीक, इसका ये किया जाता है वर्चुअल फंक्शन जो है रन टाइम पर बाउंड किया जाता है। देखिए, अब जो लोग कहते थे ना, अभी कुछ दिन जो हम लोग 1000 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा था कि सर जी आप इसमें आंसर मत कीजिए। ठीक है, मैंने इस बार तो आंसर नहीं रखा है। और अगर आप लोग ये इस तरीके का प्रैक्टिस सेट अगर अब आप लोग लाइव करना चाहें, ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, कम से कम मुझे इस तरीके के लाइव के लिए मुझे 20 लोग चाहिए, क्योंकि देखिए 20 लोगों में कॉम्पिटिशन होगा, तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है और मुझे भी वहाँ पे कराते हुए अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग 20 लोग, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग किस टाइम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को 20 लोगों का टाइम अगर मैच करता है, या मुझे उसमें से 50% 10 लोगों का भी टाइम मैच कर जाता है, तो मुझे पता है कि 10 लोग उनके साथ में आप लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप लोग इसको लाइव चाहते हैं, इस तरीके का सेट पेपर जिसका लेवल इस तरीके का ऐसे आ रहा है, तो अगर आप लोग उस तरीके के लेवल को पेपर में आप देना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन बताइए। क्योंकि देखिए, पेपर हम लोगों का जो है सिलेबस भले ही है, लेकिन अगर उसमें आपको कुछ एक दो क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो हार्ड लेवल के, जो ऊपर नीचे आएंगे, आपको उनको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और आप उसके लिए ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐसा क्यों उन्होंने पूछा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। तो अगर आपको C++ के, जावा के या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का कोई एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि C लैंग्वेज, हम लोग C बता रहे हैं, जो CCC का एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस इजी और हार्ड दोनों लेवल आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है, C++ फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सटेंशन पता हैं तो हम लोग ये सारे के सारे कर लेंगे। देखो, ये TXT लिखा है, ये हमारा टेक्स्ट का होता है। .doc ये हमारा डॉक्यूमेंट का होता है। C ये C का होता है। और यहाँ पे C++ तो C, ये मैंने एक बार और पहले बताया था कि अगर डबल प्लस है तो आगे डबल P आ जाएगा, बस C के लिए C आ जाता है, बाकी डबल P। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाता है? C++। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? C++ के ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन।
अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, ये 38 और 39, ये क्वेश्चन मैं अपने एक सेट पेपर में करा चुका हूँ, एक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग इसके लिए क्या किया था। हमने इसको लिए बताया था कि जब 2+ आते हैं तो 2p बन जाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट कोड की बात आती है तो क्या बन जाता है, .obj बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है C++ का। ठीक है, चलिए 40 नंबर, वह एरर जिसमें सेमी कॉलन उपस्थित नहीं होते हैं, कौन सा होता है। चलिए ये भी मैंने कराया हुआ है, ये लिखा है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, या लिंकर एरर, या रन टाइम एरर। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा एरर होता है जिसमें सेमी कॉलन उपस्थित नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा सिंटैक्स एरर होता है जिसमें कोई भी सेमी कॉलन उपस्थित नहीं होता है। चलिए 4 के बाद 5 नंबर पेज और क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, लिखा है चैट करना क्या होता है। चलिए तो देखिए चैट करना क्या होता है। नंबर 1 फाइल अपलोड या डाउनलोड करना, नंबर 2 ऑनलाइन बातचीत करना, नंबर 3 गेम खेलना, नंबर 4 कोई नहीं। देखिए अभी आपके पीछे के कुछ क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड मिले, अब आपको एक क्वेश्चन ईजी मिला। देखिए यही पेपर बनाने का सही तरीका होता है कि अगर आपको 50% हार्ड है तो उसमें 50% आपको नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप करके आगे बढ़ सकते हो। तो आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें तो ये पेपर ऐसा नहीं आया था, वैसा नहीं आया था। देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, आपको हमेशा मॉडरेट लेवल का पेपर मिलेगा। अगर 2 कठिन है तो आपको उसमें कुछ सरल भी मिलेंगे, कुछ सरल होंगे तो आपको फिर उसके बाद फिर कठिन आ जाएंगे। तो इसी तरीके से पेपर बनाया जाता है। देखो चैट करना क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी से, A B C या D। तो सही क्या हो जाएगा चैट करने का, कि जब हम लोग ऑनलाइन बातचीत करते हैं तो उसी को कहते हैं चैट करना। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी बड़े हो गए हैं, और क्योंकि इसको इसलिए भी थोड़ा सा छोटा कर दिया है, क्योंकि अगर छोटा नहीं करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पे कट जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। चलिए मॉडेम क्या है। मॉडेम क्या है, किसी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो कि टेलीफोन लाइन के जरिए संचारित होता है। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, ए ऑप्शन ये हो गया। बी किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइन के जरिए से संचारित हो सके। सी क्या है, सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए आप लोगों के हिसाब से सही क्या होगा। ठीक है, देखिए मॉडेम क्या होता है, वो किसी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो कि टेलीफोन लाइन के जरिए संचारित होता है, यही मॉडेम का काम होता है। देखिए ये डीमॉड्यूलेट जो लिखा है ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि ये इसके से रिलेटेड है। ये जो है डीमॉड्यूलेट या मॉड्यूलेट की बात आएगी तो वो मॉडेम ही होता है, एक तरीके का मॉडेम का काम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा मॉडेम क्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बड़ा किया जा सकता है इसको, क्योंकि अब ये बड़ा करने पे कटेगा नहीं। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं क्या है। कौन सी 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। टेलीफोन लाइन, मॉडेम कंप्यूटर और ISP। ठीक है, बी है मॉडेम कंप्यूटर, PDA और कीवर्ड। ठीक, तीसरा क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मॉडेम। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखो जब हमें इंटरनेट से जुड़ना होता है तो उसके लिए टेलीफोन लाइन होना बहुत ज़रूरी है, फिर मॉडेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीफोन लाइन मॉडेम के ज़रिए से ही अपने नेटवर्क को कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसमें देगी। फिर कंप्यूटर होना चाहिए, बिना कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं। फिर ISP भी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ISP ये क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके लिए इसका ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर क्या है, अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने घर से कर लेते हैं। अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने घर से कर लेते हैं। फ्रॉम और बॉडी, फ्रॉम और डंट, फ्रॉम और डू, फ्रॉम और सब्जेक्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। ठीक है, इसका जिन लोगों ने भी बी आंसर लगाया बिल्कुल सही है। जो अधिकतर ईमेल प्रोग्राम जो होते हैं कार्य करने अपने आप से कर लेते हैं। ठीक है, कौन से कार्य अपने आप कर लेते हैं, तो ये फ्रॉम एंड डंट ये अपने आप वो कर लेता है। जितने भी ईमेल प्रोग्राम होते हैं उसमें से ज़्यादातर प्रोग्राम ये फ्रॉम और डंट का काम जो है अपने आप से कर लेते हैं। ठीक, फिर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का साधारण नाम क्या है। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, जिसने जरा सा भी ध्यान दिया होगा उसका ये सही हो जाएगा। पहला है मॉडेम, दूसरा है ज्वाइनर, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है कनेक्टर। तो बताइए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, या साधारण नाम उसका क्या होता है।
ठीक है, ये उसका साधारण नाम मॉडेम होता है, याद रखिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 46 को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि वरना वो हमारे पेज से बाहर चला जाएगा और कट जाएगा। वह बस जो सूचनाओं को प्रोसेस में पेरिफेरल डिवाइसों के बीच स्थानांतरित करती है, कौन सी बस कहलाती है? ठीक है, पहली है डेटा बस, दूसरी है कंट्रोल बस, तीसरी है एड्रेस बस, ठीक है, और चौथी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपके हिसाब से इसमें से क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसों के बीच जो स्थानांतरित करती है वो हमारी होती है डेटा बस। ठीक है, जिन्होंने भी ए लगाया उनका बिल्कुल सही होगा। ठीक, 47 नंबर, कंप्यूटर का कौन सा भाग अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है? ठीक है, देखिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है तो पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है सीपीयू। ठीक, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन मैं बहुत पहले ही बहुत अपने जितने भी लेक्चर होते हैं यहाँ पे मैं जितने भी देता हूँ, ठीक है, अब उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट थे, कुछ 1 घंटे के आपके जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसमें भी जितने बार भी ये इस तरीके के क्वेश्चन आए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली समझाया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, एएलयू क्या है, उसका वर्क क्या है, रजिस्टर क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम होता है उसका, और सीपीयू क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो अगर जिसने भी ये पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं सारे के सारे, तो उसको ये क्वेश्चन करने में चारों ऑप्शन उसको बिल्कुल अच्छे से पता होंगे कि चारों का क्या वर्क होता है और क्या नहीं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आराम से आंसर सही टिक कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं वो लोग जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप लोग वहाँ से सारे के सारे जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं आप लोग उसको देखिए, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कैश मेमोरी क्या घटाती है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या? मेमोरी की क्षमता, मेमोरी एक्सेस टाइम, सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता, सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेस टाइम। जल्दी से बताइए कि ये जो कैश मेमोरी होती है वो क्या करती है? ठीक है, देखो जो कैश मेमोरी होती है वो क्या करती है, हमारी जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है इसको कम कर देती है। क्या करती है? इसको कम कर देती है। और जब ये कम हो जाता है तो प्रोसेस जो होता है काफ़ी धीमे हो जाता है। इसी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमको कैश मेमोरी को क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग कैश मेमोरी क्लीन करते हैं हमारी रैम क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो जो मेमोरी एक्सेस टाइम जो घटता है वो बढ़ जाता है फिर से। तो क्या होता है, अपने आप जब रैम क्लीन हो जाती है तो कंप्यूटर का प्रोसेस जो होता है वो अच्छे से वर्क करने लगता है और स्पीड दिख जाती है कि आपको स्पीड बढ़ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी एक्सेस टाइम जो है कम हो जाता है। फिर लिखा हुआ है यूपीएस क्या करता है? यूपीएस का क्या काम होता है? हमसे ये पूछा रहा है। कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाता है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाता है, बैटरी बैकअप देता है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है। ठीक, देखिए यूपीएस जो होता है वो हमारा ये बैटरी बैकअप देता है। और यूपीएस की फुल फॉर्म मैं अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार करा चुका हूँ, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और दिव्या जी आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप तो ज़रूर ही इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि मुझे बाकी किसी से उम्मीद भी नहीं है कि कोई इस तरीके का आप कमेंट में आके आंसर देगा, लेकिन आप देती हैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई वहाँ पे, तो इसलिए आपसे उम्मीद भी बढ़ गई है कि आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसलिए आप यूपीएस का सही फुल फॉर्म बताइएगा कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इनमें कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है 6AHI, दूसरा क्या है 100101, तीसरा क्या है 005, चौथा क्या है ABCD। ठीक, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि बाइनरी नंबर जो होते हैं उसका उदाहरण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C या D। ठीक है, चलिए अभी तक तो आपने टिक भी कर लिया होगा। देखिए इसमें जो 50 नंबर में हमारा जो बाइनरी नंबर का जो उदाहरण होता है वो हमारा होता है, बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? वो 0, 1, यही तो 2 बाइनरी नंबर होते हैं। अगर अब ये 2 बाइनरी नंबर हैं तो इनसे बने हुए नंबर जो भी ऑप्शन होगा उसी को तो हम सही कर सकते हैं। जैसे देखो 100, 101, तो ये हो गया। अब 005 था, अगर इसमें 5 नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन क्या है कि दूसरा वाला ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा कि बाइनरी नंबर का उदाहरण क्या हो जाएगा 00, यानी कि ये कह सकते हैं 0 और 1 से बनने वाले जो भी नंबर या कोड होगा वो हमारा बाइनरी नंबर का कोड होगा, या कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर का उदाहरण हो जाएगा।
ठीक है। देखिए अब हम लोगों के यहाँ पे 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गए और आपने देखा होगा कि आज का जो पेपर था वो काफ़ी मॉडरेट और ये कह सकते हैं कि लेवल अच्छा लेवल था, ये इजी लेवल नहीं था। देखिए आपको कोई भी पेपर होगा कितना भी हार्ड है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ईजी लेवल के होते हैं, जिसको सभी लोग अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सभी लोगों का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में ये कहा गया सभी लोग। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को आ गया आँख मीच के सभी लोगों ने सही कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस तरीके से अब जो भी 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको रेगुलर ऐसे ही पेपर एक सेट पेपर रोज़ रोज़ मिलेगा। बाकी फुल लेंथ की तैयारी चल रही है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको फुल लेंथ का भी पेपर बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग अब बिल्कुल भी छूट मत कीजिएगा और आप लोग देखते रहिए और आपसे जो भी पूछा जाए, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इस तरीके का पेपर कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि आप इसको कीजिए और इसमें आपके जो भी सही बने और जो गलत हो नेगेटिव मार्किंग करके आप अपने नंबर को वहाँ पे ज़रूर बताइए कि इतने अटैम्प्ट किए थे, इतने गलत हुए और उसमें इतने सही हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग करिए। अगर हम लोग इतनी मेहनत करके आपको ये सारी चीज़ें ला रहे हैं तो आप लोग बस इतनी ही मेरी डिमांड है कि आप लोग आइए और बस उसको सही कीजिए और जो आप लोग उसमें कर रहे हैं वो एक बार आप मुझे कमेंट में करके आप ऐसे करके आइए, कमेंट करके बता दीजिए कि सर मैंने इतने अटैम्प्ट किए थे, इसमें इतने सही हुए, इतने गलत हो गए और इतने नेगेटिव करके नंबर टोटल नंबर इतने बने, बात ख़त्म। तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा, दूसरा आपका कंपटीशन होगा आपस में, तो उससे आप जो है थोड़ा सा आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं। आपको अगर देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ रह गई, मैं ये बता दूँ। देखिए अगर आपको अब यहाँ पे ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ अब तो कम से कम जो है और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन और आपस में ये भी होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी फैमिली को अब बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक क्या है, देखिए हमारी फैमिली उतनी बड़ी नहीं हो पाई जितनी हम लोगों ने सोची थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से हम लोग जो है 700 लोगों की फैमिली हो गई है। तो ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो कमेंट में पूछा गया वो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनसे रिलेटेड जो पेपर यहाँ पे कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।